जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीएनएस कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे। आप में से बहुत सारे बच्चों का ऐसा सपना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करनी है, एसएससी का जॉब करना है, क्योंकि पैसा भी है, पावर भी है और मज़ा भी है। तो देखते हैं, सीखते हैं आज के जानते हैं कि एसएससी क्या होता है, क्या नहीं होता है। एसएससी के बारे में हम लोग समझेंगे कि कैसे तैयारी की जाती है, कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किसमें कौन सा एग्जाम में कौन सा बैठना चाहिए, कौन सा मेरे लिए, कौन सा आप लोग के लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए कौन सा बेहतर होता है एसएससी का एग्जाम क्रैक करना। आइए देखते हैं। सबसे पहला, जैसे आप देख रहे हैं एसएससी क्या है, एसएससी में कौन कौन से एग्जाम होते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे एसएससी में कौन कौन से एग्जाम होते हैं, इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती है, कौन कौन सी पोस्ट, बहुत सारी पोस्ट होती है। एसएससी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, जिसका एसएससी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। 10th 12th ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए कौन कौन से एग्जाम होते हैं, तो ये हमें भी पता होना चाहिए कि 10th लेवल पे कौन सा एग्जाम होता है, 12th वालों पे 12th के लेवल पे कौन सा एग्जाम होता है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ये सब जो एग्जाम्स होते हैं वो कौन कौन से लेवल पे होते हैं, कौन कौन से एग्जाम्स देने होते हैं। आइए सीखते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं। सबसे पहला जो है, जो मेन एग्जामिनेशन जो एसएससी कंडक्ट कराता है, जो मेन एग्जाम्स जो होता है वो जो एसएससी कंडक्ट कराता है वो कौन सा होता है। सबसे पहला जो है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, यानी कि जो कि आपका क्या है, सीजीएल, जिसको क्या बोलते हैं, सीजीएल बोलते हैं। ठीक है, समझ आया, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। अभी ये भी जानेंगे कौन कौन सा एग्जाम जो होता है उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि कौन सा एग्जाम 10th पास करके देना चाहिए या 12th पास करके देना, अभी हम सब जानेंगे। पहले एक एक लाइन से आते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जाम, यानी कि एमटीएस का एग्जाम होता है। फिर कौन सा एग्जाम होता है, कंट्रोल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम, यानी सीपीओ का एग्जाम होता है, जो कि ये सारे एग्जाम्स एसएससी कंडक्ट कराता है। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम, यानी सीएचएसएल का एग्जाम जो होता है। फिर उसके बाद क्या है, जनरल ड्यूटी एग्जाम फॉर कांस्टेबल, जो कि जीडी का एग्जाम होता है। फिर स्टेनोग्राफर एग्जाम, जो कि टाइपिंग वाला होता है, वो भी मैं अभी बताऊंगा। जूनियर इंजीनियर एग्जाम, ये जो जूनियर इंजीनियर एग्जाम होता है ये स्पेशलाइज्ड लोगों के लिए होता है, जैसे जो लोग बीटेक करते हैं या फिर जो एमटेक करते हैं उनके लिए होता है। चलिए आते हैं एलिजिबिलिटी पे, देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। जो सीजीएल होता है वो ग्रेजुएशन लेवल पे होता है। जो सीजीएल होता है, जब आप ग्रेजुएशन लेवल पास कर जाएंगे, जब ग्रेजुएशन लेवल का आपका लास्ट ईयर का आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर एमटीएस जो होता है वो आप 10th लेवल पे कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग जो होता है वो आप 10th लेवल पे भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी 18 प्लस होने चाहिए। जो आपकी इसकी जो है एज होती है वो 18 क्रॉस होने चाहिए, यानी 18 प्लस होना चाहिए। समझ में आया, ये क्लियर है, एज होना चाहिए। फिर जो सीपीयू है उसमें भी ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन का जो लास्ट ईयर का जो आपका रिजल्ट है वो आपके पास होना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो सीएचएसएल होता है ये 12th पास के लिए होता है, यानी कि जब आप 12th पास कर जाएंगे तो अब फिर एसएससी में अगर आपका जाने का 12th के बाद ही तुरंत मन है तो आप सीएचएसएल का एग्जाम जो है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट जो होता है जीडी का होता है, तो जीडी का आप क्या कर सकते हैं, 10th पास करने के बाद भी दे सकते हैं, यानी ये भी क्या होता है, इसका जो एज होता है वो 18 प्लस होना चाहिए। फिर उसके बाद जेई जो होता है वो जनरली बीटेक या फिर डिप्लोमा के लिए होता है। समझ में आया, क्लियर है, ये एलिजिबिलिटी समझ में आई। अब ये मेन एग्जाम्स क्या है, जो एसएससी जो होता है, जो मेन जो बच्चों का जो मेन फोकस होता है वो इन्हीं 4 एग्जाम्स पे होता है, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, सीएचएसएल और ये जीडी। बस जेई का जो एग्जाम होता है वो या तो बीटेक या फिर डिप्लोमा वाले जनरली करते हैं, नहीं तो अदरवाइज ये कोई भी अप्लाई कर सकता है। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, पोस्ट। अब पोस्ट कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चों का होगा कि सर पोस्ट कौन कौन सा होता है, ऐसा कौन कौन सा पोस्ट है जिसमें कि हम लोग मतलब जा सकते हैं, कौन से एग्जाम्स क्लियर करके कौन से पोस्ट मिलते हैं। तो आइए सबके बारे में एक एक चीज जानते हैं। सबसे पहले पोस्ट को मैंने 2 चीजों में बाइफरगेट किया, एक है आपका डेस्क जॉब और एक है आपका फील्ड जॉब। यानी एसएससी जो होता है वो दोनों पे डिपेंड होता है, आपका डेस्क जॉब पे भी डिपेंड होता है और फील्ड जॉब पे भी डिपेंड होता है। आते हैं सबसे पहले डेस्क जॉब देखते हैं क्या क्या होता है। डेस्क जॉब में आपका 2 चीजें आती है, एक होता है असिस्टेंट, एक होता है ऑडिटर, अकाउंटेंट्स या फिर क्लर्क्स आते हैं डेस्क जॉब में। फिर असिस्टेंट में भी बहुत सारे आते हैं, जैसे सीएसएस का होता है जॉब, आपको सीएसएस में एंट्री मिल सकता है डेस्क जॉब में, फॉरेन मिनिस्ट्री में आपको मिल सकता है, या फिर अदर कोई और एग्जाम और कोई ये पोस्ट होती है तो उसमें मिल सकता है। समझ में आया, क्लियर है। फिर फील्ड जॉब पे आते हैं। फील्ड जॉब को मैंने 2 चीजों में बाइफरगेट किया है, एक है आपका टैक्स और एक है आपका नॉन टैक्स, एक है आपका टैक्स और एक है आपका
नॉन टैक्स। तो टैक्स में क्या है, जैसे डायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं, ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं, फिर उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं, ये सब जॉब है। आप जब अप्लाई करेंगे फील्ड जॉब के लिए, जब आपको टैक्स में मिलेगा तो हो सकता है कि आपको डायरेक्ट टैक्स का जॉब मिले, या फिर इनडायरेक्ट टैक्स का जॉब मिले, या फिर हो सकता है एनफोर्समेंट का जॉब मिले, ठीक है, एईओ जिसको बोलते हैं। अब फिर डायरेक्ट में भी एक चीज आती है जो कि है इनकम टैक्स होते, आपने सुना होगा आईटी यानी कि इनकम टैक्स ऑफिसर, बस उसमें वही चीज होता है। टैक्स में आपको डायरेक्ट में इनकम टैक्स ऑफिसर में डायरेक्टली आपको मौका मिलता है। फिर इनडायरेक्ट में तीन चीजें होती है। कौन कौन सी चीजें होती है? एक होता है एक्साइज इंस्पेक्टर, एक होता है प्रिवेंटिव ऑफिसर, और एक होता है एग्जामिनेशन, ठीक है, मतलब जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है, ये चीजें होती है। यानी फील्ड जॉब में आपकी ये सारी चीजें होती है। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं क्या है नॉन टैक्स। अब जैसे नॉन टैक्स में भी बहुत सारी चीजें होती है। नॉन टैक्स में क्या होता है, एक होता है पुलिस और एक होता है पोर्टल इंस्पेक्टर। अब पुलिस में क्या क्या आते हैं, एक है सीबीआई, ठीक है, एक होता है नार्कोटिक्स। यानी पुलिस में दो चीजें आ जाएंगे, सीबीआई और नार्कोटिक्स। अब सीबीआई में भी क्या आता है, सब इंस्पेक्टर आते हैं। क्या आते हैं, सब इंस्पेक्टर आते हैं। फिर नार्कोटिक्स में दो चीजें आती है, एक होता है इंस्पेक्टर और एक होता है सब इंस्पेक्टर। इतना क्लियर है ये चीज हो गई, नॉन टैक्स का हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्या है, जॉब डिपार्टमेंट्स। अब कौन कौन से जॉब डिपार्टमेंट्स होते हैं सर? डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं जॉब में? जैसे मान लीजिए अगर आपका जॉब लग गया तो आपके कौन कौन से डिपार्टमेंट हो सकते हैं जैसे जॉब लग जाएगा तो? सबसे पहले हो सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, दूसरा होता है सीबीआई, तीसरा है एनआईए, चौथा है इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है, जो कि आईबी होता है। फिर उसका होता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में आप जा सकते हैं अगर आपका जॉब लगेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आप जा सकते हैं, जिसको क्या नाम है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, सेंट्रल सेक्रेटरीट। आप सेंट्रल सेक्रेटरीट के जॉब पे पोस्ट पे जा सकते हैं, उसमें आपको मौका मिल सकता है। फिर उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है उसमें जा सकते हैं। फिर उसको आपको कैग में मिल सकता है। उसके बाद आपको इलेक्शन कमीशन में आपको पोस्ट मिल सकता है, डिपार्टमेंट मिल सकता है, या फिर आपको इंडियन फॉरेन सर्विस में आपको डिपार्टमेंट मिल सकता है, या फिर CWPRS में आपको मिल सकता है। इतना समझ में आया? ये सारी क्या है, डिपार्टमेंट है, जॉब डिपार्टमेंट। जब आपका जॉब लग जाएगा तो आप में से इसमें से किसमें जाएंगे, वो आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है। आप जितना अच्छा नंबर लाएंगे आप उतने अच्छे लेवल पे, अच्छे पोस्ट पे जाएंगे। क्लियर है ये चीज? फिर आते हैं नेक्स्ट पे, SSC MTS एंड हवलदार एग्जाम। अब क्या है, अब आते हैं एक एक चीज पे, जैसे SSC MTS का और हवलदार एग्जाम में क्या क्या आते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि MTS का जो लोअर एज लिमिट होता है वो 18 ईयर्स का होता है। यानी जब MTS के लिए आप अप्लाई करेंगे फॉर्म के लिए तो आपका जो एज लिमिट होना चाहिए, मिनिमम मैं बात करो 18 ईयर्स होना चाहिए। और अपर एज लिमिट यानी कि मैक्सिमम जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 25 ईयर्स, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए और इससे कम भी नहीं होना चाहिए। क्लियर है ये चीज? तो SSC MTS और हवलदार के थ्रू कौन कौन सा पोस्ट मिल सकता है, पियोन का, गार्डनर का, ड्राफ्टरी का, जामदार का, फिर उसके बाद जूनियर जेस्टोटेनर ऑपरेटर का, फिर उसके बाद चौकीदार का, और फिर सफाई वाला एक्सेट्रा। मतलब ये सारे एग्जाम्स क्या होते हैं, SSC MTS और हवलदार के थ्रू आपको क्या होते हैं, आपको पोस्ट दिए जाते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या बोला है, अब जैसे आपका टाइमिंग क्या होता है, जैसे अब आपको एग्जाम भी तो क्लियर करना है, तो एग्जाम में क्या क्या आता है, सबसे पहले जो सेक्शंस होते हैं वो दो सेक्शन में डिवाइड होता है। जब आप सेक्शन 1 क्लियर कर लोगे, जब आप सेक्शन 1 जैसे ही क्लियर करोगे उसके बाद आप पहुंचोगे कहां, सेक्शन 2 पे। तो जब आप सेक्शन 2 पे पहुंचोगे तो यानी जब यहां से पास कर जाओगे तो आपको जॉब मिलती है। समझ में आया? सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं सेक्शन 1 में, न्यूमेरिकल एबिलिटी या फिर मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग होता है या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। ये जो होते हैं वो 20-20 नंबर के होते हैं। पूरा जो टोटल मार्क्स होता है, जो मैक्सिमम मार्क्स होता है वो 60 होता है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, 20 आते हैं। जो मैक्सिमम मार्क्स होता है इसमें भी कितना होता है, 60, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो कितना होता है, 20 होता है। क्लियर है इतना चीज? ठीक है, फिर आते हैं, जब ये आप क्लियर कर लेंगे तो पता है इसमें आपको पासिंग मार्क्स लगभग कितना चाहिए, 36 के आसपास चाहिए, या 40 मान के चलिए आपको उतना लाएंगे तब आपका एग्जाम जो सेक्शन 1 है, यानी जो सेक्शन 1 का एग्जाम है वो आपका क्लियर होगा, तब आप सेक्शन 2 पे पहुंचेंगे। सेक्शन 2 में क्या होता है, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये चीजें आती हैं जो कि सेक्शन 2 में। जब ये आपका क्लियर हो जाएगा तब आपका डिसाइड होगा कि आप कौन से पोस्ट पे जाएंगे, आपको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं सेक्शन 2 में वो होते हैं 25, और जो मैक्सिमम मार्क्स होता है वो होता है 75। तो इसमें भी सेम होता है, 25 नंबर क्वेश्चंस और मैक्सिमम मार्क्स 75। सबके लिए आपको 45 मिनट्स मिलता है,
सबके लिए आपको कितना मिलेगा, 45 मिनट्स मिलेगा। क्लियर है ये चीज। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, चलिए ऑल अबाउट एसएससी जीडी। अब हम एमटीएस की बात कर लिए, अब किसकी बात कर रहे हैं, जीडी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जीडी में आपको कौन कौन से पोस्ट मिल सकते हैं, ये जो होते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो कि बीएसएफ होता है, फिर उसके बाद सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो कि सीआईएसएफ होता है, फिर उसके बाद इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी जो होते हैं, फिर उसके बाद सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के जो जवान होते हैं, फिर उसके बाद और कौन सा मिलता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो कि सीआरपीएफ होते हैं, फिर उसके बाद ये सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स जो कि एसएसएफ होते हैं, फिर उसके बाद एनआईए में यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए में, और ये राइफलमैन यानी कि असम राइफल्स में आपको क्या मिल सकता है, जॉब मिल सकता है, किसके थ्रू, एसएससी जीडी क्लियर करने के बाद। अब एसएससी जीडी क्लियर करने के लिए और क्या चाहिए, अब ये जो एग्जाम्स होते हैं वो कौन से होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं यानी कि ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं पहली बात। फिर उसमें और क्या होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होती है यानी पीईटी होता है, फिर उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, पीएसटी होता है, फिर उसके बाद डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, यानी इन सबको एक एक लाइन से आपको क्लियर करना होता है। सबसे पहले आप एग्जाम दोगे, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तब आप जाके इन सारे जॉब्स, इन सब पोस्ट के लिए आप क्या करते हो, क्वालिफाई करते हो। ठीक है, अब आते हैं सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं और कैसे कैसे होता है। जो पार्ट ए होता है वो जनरल इंटेलिजेंस या फिर रीजनिंग के लिए होता है। जो पार्ट ए होता है वो किसके लिए होता है, जनरल इंटेलिजेंस या फिर रीजनिंग के लिए होता है। क्लियर है। फिर उसके बाद जो पार्ट ई होता है, पार्ट बी जो होता है वो जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के लिए होता है। पार्ट सी जो होता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का होता है। पार्ट डी जो होता है इंग्लिश या फिर हिंदी। इन दोनों में से कोई आप एक चूज कर सकते हो, जो आपका लैंग्वेज होगा। जैसे अगर आप इंग्लिश में अच्छे हो तो आप इंग्लिश चूज कर सकते हो, अगर आप हिंदी में अच्छे हो तो आप हिंदी चूज कर सकते हो। तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो कौन से कितने होते हैं, 20 होते हैं। इसमें भी 20 20 20 यानी सब जो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो कितने होते हैं, 20 क्वेश्चंस होते हैं। समझ में आया। जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 40 40 40 और 40। जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है, 60 मिनट का होता है। समझ में आया, क्लियर है ये चीज। तो यानी एसएससी जीडी के आप कौन कौन से पोस्ट ले सकते हो। जब आप एसएससी जीडी क्लियर करोगे तो आपको इन सब में क्या मिलेगा, रिक्रूटमेंट मिलेगी। कैसे कैसे टेस्ट पास करने होते हैं, सबसे पहले एग्जाम देना होता है ऑनलाइन, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। और ये सारे क्या है, आपको सब्जेक्ट्स क्लियर करने होते हैं। इतना समझ में आया। आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ऑल अबाउट एसएससी स्टेनो एग्जाम। जो स्टेनो एग्जाम ये क्या होता है ना, स्टेनो एग्जाम टाइपिंग वाला होता है। यानी आपको टाइपिंग में, जैसे मैं बोल रहा हूं ना, तो इतना तेज स्पीड होना चाहिए कि उसको टाइपिंग होना चाहिए। और ये आप कहां सीख सकते हो, आपके घर के आसपास कोई कोई ऑफलाइन सेंटर होगा जहां पे स्टेनोग्राफर का जो टाइपिंग सिखाते होंगे, वहां आप जाके सीख सकते हो। तो ऑल अबाउट एसएससी स्टेनो में क्या होता है, दो चीजें होती है, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी के बारे में होता है। ये आपका फंक्शनल रिक्रूटमेंट है और ये आपका सस्टेनेबल कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी ये डिसेबिलिटी पे है। ये इसको देख लीजिएगा। डिसेबिलिटी आई थिंक जनरली कोई बहुत कम लोग क्या नाम है फॉर्म भरते हैं, और ज्यादा लोग फॉर्म भरते नहीं है। अब आते हैं कैसे होता है, क्या होता है। जो सबसे पहले आपको जो होता है वो होता है क्या, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 और मैक्सिमम 50 मार्क्स का होता है। समझ में आया। फिर उसके बाद क्या होता है, जनरल अवेयरनेस होता है, ये भी 50 और फिर 50। जो इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन होता है वो आपका 100 नंबर का होता है और मैक्सिमम मार्क्स 100 होता है। यानी आपको टोटल ड्यूरेशन जो मिलता है वो 2 आवर्स का मिलता है। समझ में आया। हाँ, अब जो जैसे कोई नाम है, जैसे कोई कैंडिडेट है जो डिसेबल है तो उसको पैरा 6A 6B 6C और वो उसके लिए नोटिस एग्जामिनेशन अलग से निकालता है। ये समझ में आया। तो ये सारे क्या है, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, मैक्सिमम मार्क्स और फिर उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अब इसके लिए पोस्ट क्या होते हैं, अब सॉरी इसके लिए और क्या क्या होते हैं जो पोस्ट होते हैं। स्टेनोग्राफर अगर ग्रेड डी का एग्जाम दे रहे हैं तो जो लैंग्वेज स्किल टेस्ट होना चाहिए वो कौन सा उसके लिए होना चाहिए, इंग्लिश जरूरी है आपके लिए। फिर उसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड डी का भी दे रहे हैं उसमें, तो उसके लिए आपको हिंदी भी चाहिए, यानी इंग्लिश हिंदी दोनों चाहिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी, इसमें भी ग्रेड सी का दे रहे हैं तो उसमें भी इंग्लिश और हिंदी कंपलसरी चाहिए। अब जो ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है, अच्छा ये जो है मैं ये बता दूं, ये जितना भी चीजें हैं ये क्या है, वो फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो ये जो है 50 मिनट
65 मिनट, 40 मिनट, 55 मिनट। यानी इंग्लिश में जो ग्रेड ए में होता है वो 50 मिनट, ग्रेड डी में 50 मिनट, ग्रेड डी में हिंदी में 65 मिनट, ग्रेड सी के इंग्लिश में 40 मिनट, ग्रेड सी के हिंदी में 55 मिनट। और ये सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन आपको दिए हैं 70 मिनट, 90 मिनट, 55 मिनट और 75 मिनट। ये सारी क्या है, ये चीजें हैं। और ये सारी क्या है आपके इसके लिए है, क्या नाम है, जो फिजिकल डिसेबिलिटी उनके लिए। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, ऑल अबाउट एसएससी सीपीओ। अब हम किसके बारे में देख रहे हैं, एसएससी सीपीओ के बारे में देख रहे हैं। अब एसएससी सीपीओ में क्या है, जरा देखिए, ध्यान दीजिएगा। जो सब्जेक्ट्स, ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो होता है वो मेंस के लिए होता है। ये किसके लिए होता है, मेंस के लिए होता है। ध्यान में रखिएगा, ये जो होता है वो किसके लिए होता है, मेंस के लिए होता है। और ये जो होता है आपका प्री का एग्जाम होता है। ठीक है, ये जो आपका होता है वो किसका होता है, प्री का एग्जाम होता है। तो प्री में सबसे पहले आपको क्या क्या क्लियर करना होगा, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। यानी ये सारी चीजें आपको एग्जाम क्या करनी पड़ेंगी, पहले क्लियर करने पड़ेंगे। उसके बाद जो मेंस में होता है सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन होता है। ये सारी चीजें होती है। जो टाइम ड्यूरेशन ओवरऑल होता है वो कितना होता है, 2 घंटे का मिलता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, 50, 50, 50 और मैक्सिमम मार्क्स भी कितना होता है, 50, 50, 50। समझ में आया, क्लियर है। टोटल आपको 2 घंटा मिलेगा, उसमें आपको ये सारा करना होता है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब जो जीडी में होता है वो सब इंस्पेक्टर, जो जीडी में सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव और जीडी में सीएपीएफ के थ्रू क्या होता है वो देखिए। जो पोस्ट कैरीज पे स्केल होता है, जो आपको सैलरी मिलती है लगभग वो 35,400 से लेके 1,12,400 तक आपको मिलता है। ठीक है, समझ आए। एंड इज क्लासिफाइड ग्रुप बी, और ये किस में आता है, ग्रुप बी में आता है, जो कि नॉन गेजेटेड होते हैं और नॉन मिनिस्ट्रियल होते हैं। ये समझ में आया। फिर उसके बाद सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव में मेल और फीमेल इन दिल्ली पुलिस। अब दिल्ली पुलिस में जैसे उनका जो पे स्केल होता है वो कितना होता है, 35,400 से 1,12,400 होता है। और ये किसके लिए होता है, ग्रुप सी के लिए होता है बाय दिल्ली पुलिस, यानी ये दिल्ली पुलिस के अंदर रिक्रूट होता है। इतना समझ में आया, क्लियर है ये चीज, ये सारी चीज होती है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, एसएससी, जो कि आपका होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बहुत से आप लोगों का सपना होगा कि सर एसएससी क्रैक करना है, एसएससी एग्जाम क्रैक करना है। वही लेके आ रहा हूं आपके लिए, एक बेसिक फाउंडेशन बैच लेके आया हूं, जो कि आपका 8 तारीख से चालू होने वाला है। अभी मैं आप सब लोग से अभी कुछ दिन माफी मांगूंगा कि अभी हम लोग की क्लासेस आज से यानी मंडे से ही स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से अभी क्लासेस डिले हो रही हैं। लेकिन 8 तारीख से आप लोग की क्लासेस लगातार एकदम चलेंगी। और मैं बता रहा हूं, अगर आपने फाउंडेशन बैच अगर कर लिया तो मैं इसकी गारंटी दे रहा हूं, आपका कोई भी एग्जाम लैग नहीं करेगा। मैं 100% गारंटी दे रहा हूं। और ये स्पेशली बैंकिंग वालों के लिए बहुत 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 जरूरी है, इतना ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद आते हैं। अब आपको जैसे मान लीजिए प्रैक्टिस करना है, सर प्रैक्टिस कब होगा, कब से क्लासेस स्टार्ट होंगे, कैसे टाइमिंग पता चलेगा, कैसे अपडेट मिलेगा, तो आपको अपडेट मिलेगा यहाँ पे। यानी कि आपको सबसे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल जो कि डीएनएस कॉम्पिटिटिव एग्जाम से है। डीएनएस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे आप, उसमें लगभग अभी 25 to 26 सब्सक्राइबर्स, आप उसमें जाके तुरंत एनरोल कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको लेटेस्ट अपडेट, पीडीएफ, प्रैक्टिस पेपर, प्रैक्टिस शीट, आपको कब क्लास मिलेंगे, प्रैक्टिस क्लास कब चलेगी, आप इसी में जानेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, और क्लास चलेगी कहां, यहीं पे डीएनएस कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे। समझ में आया, क्लियर है। यानी ये डीएनएस कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे क्या होगा, क्लास चलेगा, जो कि आपका खुद का यूट्यूब चैनल है। आप जब डीएनएस कॉम्पिटिटिव एग्जाम सर्च करेंगे तो ये क्या आएगा, डीएनएस के नाम से इस लोगो से आपका चैनल आएगा, और उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक 120 या 116 अभी सब्सक्राइबर्स हुए हैं। आप तुरंत इसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। 8 तारीख से क्लास एकदम मिस मत करिएगा, क्योंकि आपकी एकदम बेसिक फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने वाली है, मैथ्स और रीजनिंग दोनों का। तो इसीलिए अच्छे से जाइए, पढ़ाई करिए। और आज आपके लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी एक बेसिक क्या नाम है, स्ट्रैटेजी वीडियो आने वाला है, आप उसको जरूर देखिएगा। और क्लास से आने से पहले मैंने उसमें कुछ होमवर्क्स प्रोवाइड किया आपको, वो जरूर करके आइएगा। फिर उसके बाद देखिएगा कितना मजा आएगा आपको क्लास में। मिलते हैं 8 तारीख को, मंडे, 8 तारीख को मिलते हैं
मंडे तो नहीं, मंडे तो आज ही है, माफ करिएगा, आज से क्लास अभी नहीं हो पाया, लेकिन 8 तारीख से हम लोग मिलेंगे और क्लासेस की टाइमिंग आपको टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे आपको बता दी जाएंगी। जय हिंद।